मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं को पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं अध्याय में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्तमान में पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इस समय अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में हमारे दो टॉपिक बचे हैं। पहला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो सबसे पहले हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अध्ययन करेंगे। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो हम देख रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे हम उदाहरण के रूप में 6 एक भाज्य संख्या लेते हैं और 6 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 मिलेंगे, जिसमें 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो वही कह रहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो जो हमारे गुणनखंड प्राप्त होंगे उनमें बिना हम क्रम को ध्यान दिए हुए यदि गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कह रहा कि फिर वो अद्वितीय होता है। जैसे 6 के गुणनखंड चाहे हम 2 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 2, तो यहाँ पर हमको क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब हम जानेंगे कि दो संख्याओं का, यदि हमारी दो संख्याएं हैं तो उन दो संख्याओं का हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात माशा कैसे निकालेंगे। तो दो संख्याओं का माशा निकालने की विधि है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या दो संख्याओं का माशा यदि ज्ञात करना है तो माशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात उन अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखेंगे और गुणनफल जो प्राप्त होगा वही उन दो संख्याओं का माशा होगा। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, मान लीजिए हमको 12 और 18 का माशा निकालना है। तो 12 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं गुणे 3। इसी प्रकार 18 के अगर हम गुणनखंड करें 2 नहीं 18, फिर 9 के 3 गुणे 3, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 3, देख रहे हैं 2 बार है, 3 की घात 2 मिल जाएगी। अब संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब अगर हम इनका माशा निकालते हैं तो माशा में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे 2 है तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो देख रहे हैं इसमें 2 की 2 घात और इसमें 2 की 1 घात, तो दोनों में जो छोटी घात है उसको हमको लेना है, 2 मिल जाएगा। फिर दूसरा अभाज्य गुणनखंड हमारा 3 है और 3 दूसरे में देख रहे हैं 3 की 2 घात है, तो हमको छोटी घात लेना है, अर्थात 3 की भी 1 घात मिल जाएगी और दोनों का गुणनफल लिखते हैं तो 2 और 3 का गुणनफल 6 आएगा। तो इस प्रकार से 12 और 18 का माशा HCF 6 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से कभी भी दो संख्याओं का माशा ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। जैसे हमने 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर देख रहे हैं 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे 3। इसी प्रकार 18 के खंड कर लिए तो 2 गुणे 3 की घात 2। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा, तो देख रहे हैं दोनों में 2 भी उभयनिष्ठ है और 3 भी उभयनिष्ठ है। इन दोनों में उभयनिष्ठ घातों की छोटी घात का गुणनफल, तो देख रहे हैं 2 की छोटी घात 1, 3 की भी छोटी घात 1 है, दोनों का गुणनफल किए तो 2 गुणे 3 बराबर 6। इस प्रकार से दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर लेते हैं। अब हम दो संख्याओं का लाशा LCM कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी हम समझेंगे। तो दो संख्याओं का LCM कैसे मिलेगा ये हम जानेंगे। तो दो संख्याओं का LCM बराबर होगा
दो संख्याओं के एलसीएम में कह रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जैसे आपने एचसीएफ में पढ़ा उभयनिष्ठ घात की बात कह रहा था, यहां हमको उभयनिष्ठ नहीं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है। जैसे हम ऊपर के उदाहरण में ही देखें, अगर हमको 12 और 18 का ही हमको एलसीएम अर्थात लासा निकालना है, तो हम 12 के पहले गुणनखंड देख रहे हैं 2 की घात 2 गुणे 3 मिला है और 18 2 गुणे 3 की घात 2, तो इन दोनों का 12 और 18 का यदि हम लासा लिखें तो 12 और 18 का लासा बराबर मिलेगा। इसमें क्या संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो देख रहे हैं पहला अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 है, तो कह रहा सबसे बड़ी घात, यहाँ 2 की 2 घात और यहाँ 2 की 1 घात, तो बड़ी घात 2 की 2 है, तो हमको बड़ी घात लेना है। इसके बाद 3 देखें तो 12 में 3 की 1 घात है, जबकि 18 में 3 की 2 घात है, इसमें भी हमको अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात लेना है। इस प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 चौको 36। इस प्रकार से दो संख्याओं 12 और 18 का एलसीएम 36 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर हमको दो संख्याओं का माशा और लाशा ज्ञात करना है, तो इस विधि का प्रयोग करके हम दो संख्याओं का माशा और लाशा ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें फर्स्ट पार्ट में 140, सेकंड 156, थर्ड 3825 और चौथा पार्ट 5005 और पांचवें में 7429 दिया है। इन सभी संख्याओं के हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हम देखते हैं पहला पार्ट, पहले पार्ट में संख्या हमारी 140 दी है, हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 देख रहे हैं 2 से विभाजित होगा, 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से कट रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 35 हमारा 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, इसके बाद 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से 140 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो देख रहे हैं 2 बार है, लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 देख रहे हैं 2 से डिवाइड होगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 78 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 नहीं 18। इसके बाद देख रहे हैं 9 3 12, तो योग 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, फिर 13 हमारा 13 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से 156 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो देख रहे हैं 2 बार है, इंटू 3 और 13, इस प्रकार से 156 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में संख्या दी हुई है 3825, इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। 3825 देख रहे हैं 5 2 7 7 3 10 8 18, 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3 और 3 दुनाई 6, 2 8 22 हुआ, 3 सत्ते 21, फिर 3 पचे 15 और देख रहे हैं 7 5 12, 2 14 1 15, फिर 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 दुनाई 6, 3 पचे 15, 5 2 7 4 11, तो अब देख रहे हैं 3 से विभाजित नहीं होगी तो हम 5 से विभाजित करते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 पचा 25, 85 जानते हैं, 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 17 और 17 17 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3825 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। 3 देख रहे हैं 2 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 और इसी को देख रहे हैं 3 2 बार है, तो 3 की घात 2 गुणे 5 भी 2 बार है, 5 की घात 2 गुणे 17, तो ये हमारे थर्ड पार्ट का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका चौथा भाग। चौथे भाग में संख्या दी हुई है 5005, तो 5005 को हम विभाजित करेंगे।
5 से विभाजित होगा, चूंकि 3 से तो विभाजित नहीं हो रहा है। 5 से हम विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब इसके बाद फिर देखेंगे 1001 देखेंगे तो 5 के बाद फिर देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 3 10, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 30, 21 हुआ, 7 त्रिक 21। अब इसके बाद देखेंगे तो ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, 11 से काटते हैं। 11 एकम 11, 3 14, 33 हो गया, 11 33, फिर 13, 13 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से 5005 के अगर हम गुणनखंड लिखें तो 5005 के गुणनखंड मिलेंगे। 5005 के गुणनखंड अगर हम लिखते हैं, 5005 के गुणनखंड बराबर मिलेंगे। देख रहे हैं 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार और 13 भी एक बार। तो इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका पांचवा भाग अगर देखें, पांचवें भाग में दिया है 7429। 7429 देखेंगे किससे विभाजित होगा, तो 7429 को अगर देखेंगे तो देख रहे हैं 3 से विभाजित नहीं हो रही, क्योंकि 9 2 11 4 15 7 22, 5 से होगी ही नहीं। ये 7 और 11 से विभाजित नहीं होगी। 7429 की यदि जांच करें तो जांच करने पर हम पाएंगे यह संख्या 3 5 7 11 13 से विभाजित नहीं होगी। तो यह संख्या सीधे 17 से विभाजित होगी। 17 से विभाजित करते हैं तो 17 चौक 68, 4 बार जाएगा। 68 2 70 और 4 यानी कि 6 74, 62 हो जाता है। 17 3 51, 51 11 62, 119 हुआ। 17 7 119। अब देखेंगे ये संख्या हमारी 19 से विभाजित होगी। 19 से विभाजित करेंगे, 19 से काटेंगे, 19 से काटने पर देख रहे हैं 19 दुनाई 38, 38 5 43 57 हुआ, 19 त्रिक 57, फिर 23, 23 से ही विभाजित होगा। तो इस प्रकार से 7429 के अगर हम खंड करते हैं तो 7429 के खंड अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इसमें फर्स्ट पार्ट में 26 और 91, तो इन दो संख्याओं का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है और इसके बाद फिर जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है या नहीं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग। 2 के पहले भाग में दिया है, पहले हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 26 के अगर खंड करते हैं तो 26 का खंड हमारा जानते हैं, 26 के खंड करेंगे 2 गुणे 13। इसके बाद 91 के खंड कर लेंगे। 91 के अगर हम खंड करें तो 91 के खंड 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13। तो दोनों संख्याओं का यदि हम HCF ज्ञात करें, HCF में हम जानते हैं कि दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घातों के गुणनफल। तो देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है, जिसकी छोटी घात 13 ही है। इस प्रकार से 26 और 91 का HCF 13 मिल जाता है। अब इसका हम LCM निकालेंगे तो इसका LCM मिल जाएगा LCM। LCM में जैसा कि बताया गया कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घातों का गुणनफल करना। तो देख रहे हैं 2 एक ही है, इसके बाद 2 के बाद 7 और 7 के बाद 13, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर देख रहे हैं 13 सत्ते 91, तो 2 गुणे 91 गुणा करेंगे, 2 एक कम 2 और 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से 182 इसका LCM मिल जाता है, जबकि देख रहे हैं HCF का मान 13 मिला है। अब हमको जांच करना है कि दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है अथवा नहीं। तो HCF इंटू LCM, पहले हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो 26 गुणे 11, 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 करते हैं तो 26 गुणे 91 हमारा मिल जाएगा। 1 से गुणा किए 26 और 9 6 54 और 9 दूनी 18, 18 5 23,
6 4 2 6 23, तो 2366। तो ये हमारा मिल जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 2366। अब HCF और LCM का गुणनफल निकालेंगे। HCF देख रहे हैं 13 मिला है और LCM 182 है, गुणा कर लेंगे। 13 दुनाई 26, 13 अट्ठे 104 में 2 जोड़ें 106, हासिल हमारे 10 मिल गए। 13 एकम 13, 13 10 23, तो 2366। तो देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल दोनों समान मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जांच हो जाती है कि दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इस प्रकार से जांच हो जाती है कि दोनों मान ये बराबर हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है 510 और 92, इनके भी अगर हम खंड कर लें, पहले 510 के खंड कर लेते हैं। 2 से विभाजित करेंगे, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अब इसके बाद 5 5 10, 2 12, 3 से विभाजित हो रहा, 3 से विभाजित कर लेंगे। 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से विभाजित होगा, 17 पचे 85 और 17 से विभाजित कर दें, 17 एकम 17। तो इस प्रकार से 510 के गुणनखंड मिल जाते हैं। 510 के खंड मिले, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसके बाद हम 92 के खंड करेंगे। 92 के अगर खंड निकालें, 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 23, 23 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से 92 के गुणनखंड मिल जाते हैं। 2 की घात देख रहे हैं, 2 गुणे 23। सबसे पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। दोनों का HCF अगर निकालें तो HCF बराबर मिल जाएगा। तो दोनों में देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की क्या छोटी घातों का गुणनफल। तो 510 में देख रहे हैं 2 की घात 1 है, 92 में 2 की घात 2 है, छोटी घात लेना है तो 2 की 1 घात। इसके बाद 23 है और देख रहे हैं इसमें हमारा 23 नहीं है, तो इसलिए दोनों संख्याओं का HCF बराबर 2 मिल जाएगा। अब LCM लेंगे। LCM बराबर क्या अभाज्य गुणनखंडों में बड़ी घातों का गुणनफल। तो देख रहे हैं सबसे पहले 510 में 2 की घात 1, 92 में 2 की घात 2, तो हमको बड़ी घात लेना है, 2 की घात 2 गुणे। इसके बाद 3 देख रहे हैं, 3 की 1 घात मिल जाएगी, फिर 5 की घात मिलेगी, 5 के बाद फिर 17 और 17 के बाद 23। तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनका जब आपस में आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो 60 गुणे 17 और 23 का गुणनफल करेंगे, 17 3 51 और 17 दुनाई 34, 34 5 39। अब 60 और 91 का गुणनफल करेंगे, 0 6 कम 6, 6 नहीं का 54 और 6 त्रिक 18, 18 5 23, तो 23,560 दोनों संख्याओं का LCM मिल जाता है। अब इसी प्रकार पहले भाग की तरह दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का यदि गुणनफल निकाला जाए तो देखते हैं कि दोनों समान मिलते हैं कि नहीं। संख्याओं का पहले हम गुणनफल निकाल लें। संख्याओं का गुणनफल, संख्या पहली हमारी 510 है, दूसरी 92 है, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर देख रहे हैं 2 से पहले कर लेते हैं, 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 9 से करेंगे, 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो जोड़ेंगे 0 2 9 5 1 6, 46,920 दोनों संख्याओं का गुणनफल मिलता है। अब हम HCF और LCM का गुणनफल निकालें। HCF इंटू LCM, HCF का मान देख रहे हैं, HCF मिला है 2 और LCM है 23,560। आपस में गुणा करेंगे, 0 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 10 1 11। देखिए 60 और 391 का यदि गुणनफल करेंगे तो 0 और 6 कम 6, 6 नहीं का 54, 54 की हमारा 4 मिलता है।
और हासिल इसमें 5 मिल गए। 6 त्रिक 18, 5 23, तो 23,460 मिलता है। 23,460 और 2 का गुणनफल करेंगे तो 0 2 6 12, 2 चौको 8, 8 1 9 और 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4। तो देख रहे हैं 46,920 HCF और LCM का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 प्राप्त होता है। तो दोनों मान बराबर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM मिल जाता है। इस प्रकार से इनकी जांच हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में 336 और 54, तो इनका यदि हम गुणनखंड करें, 336 के खंड करेंगे, पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक कम 2, 13 हुआ, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दुनाई 4, फिर 2 से विभाजित हो रहा है, 21 दूनी 42। अब 3 से विभाजित कर लेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से विभाजित होगा, 7 एक कम 7। तो इस प्रकार से 336 के खंड मिले। 336 के खंड आ जाते हैं। 2 देख रहे हैं, 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7 और दूसरी संख्या हमारी 54 है। 54 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दुनाई 4, 2 सत्ते 14, 27, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिक 9। इस प्रकार से 54 के गुणनखंड मिल जाएंगे। 54 के गुणनखंड मिले, 2 गुणे 3 की घात 3। अब दोनों संख्याओं का यदि हम HCF निकालें तो HCF बराबर मिलेगा, दोनों का HCF अगर देखें तो HCF में दोनों में उभयनिष्ठ घात की न्यूनतम छोटी घात का गुणनफल, तो देख रहे हैं 2 की 4 घात, इसमें 2 की 1 घात, तो 2 की 1 घात मिल जाएगी। इसके बाद 3 की 1 घात और इसमें 3 की 3 घात, तो 3 की भी 1 घात मिल जाएगी। 3 और 2 का गुणनफल करेंगे तो 3 दुनाई 6।